हेलो फ्रेंड, ये क्वेश्चन ओलंपियाड पाथफाइंडर से ली गई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 18 नंबर राइट, और रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन में दी हुई है 3 identical balls A, B, C each of mass m connected by 3 identical springs when placed on a frictionless horizontal floor occupy corners of an equilateral triangle as shown in the figure। ए, बी और सी तीन बॉल है, तीनों का मास m है और ये आइडेंटिकल बॉल है। आइडेंटिकल मीन्स इसके शेप भी सेम टाइप के हैं। ओके, और ये जो तीन स्प्रिंग है, ये तीनों स्प्रिंग भी आइडेंटिकल है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन में, जब आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो तीनों का साइड इक्वल है, मीन्स स्प्रिंग का लेंथ भी इक्वल है। तो आइडेंटिकल स्प्रिंग विथ इक्वल लेंथ है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टिफनेस, स्प्रिंग का स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट, अब जो भी बोले वो सेम है। ओके, दिस असेंबली इज सस्पेंडेड बाय अटैचिंग द बॉल ए टू द सीलिंग विद द हेल्प ऑफ ए लाइट थ्रेड। अब इस असेंबली को ए बॉल के साथ एक थ्रेड लगाया जाता है और इसको सीलिंग पे लटका दिया जाता है। ओके, What can you predict regarding acceleration of the balls immediately after the thread is cut? बोल रहा है कि जब आप इसको सीलिंग से आप जब लटका दिए, लटक गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बाद आप जब कट कर रहे हो थ्रेड को, तो एक्सेलरेशन ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, तो ये मुझे स्टडी करनी है। ओके, आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे थ्रेड लगी हुई है, थ्रेड के सीलिंग के साथ हैंग कर दिया गया है। तो जब सीलिंग के साथ जब इसको आप हैंग कर रहे हैं, तो ये तो आपका रिजिडली कनेक्टेड है ए बॉल विद द सीलिंग, सो इसमें, और ये थ्रेड है, लाइट थ्रेड है, एंड थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, तो ये एक्सटेंड नहीं करेगा, तो ये इसी कंडीशन में होगा। ओनली थिंग इस पे जो काम करेगा वो टेंसाइल फोर्स काम करेगा, राइट, क्योंकि थ्रेड आपका टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, अब इन स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है, इन स्प्रिंग्स में देखिए ए बी एक स्प्रिंग है, बी सी स्प्रिंग है, सी ए स्प्रिंग है। बॉल बी और सी तो हैंग कर रहा है नीचे, और ये फ्लेक्सिबल चीज से कनेक्टेड है। फ्लेक्सिबल चीज आपकी स्प्रिंग है ना। तो जब बी को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जब पुल करेगा, बी और सी को नीचे खींचना शुरू करेगा, बोलेगा भाई आ जाओ हमारी तरफ, क्योंकि मैं ग्रेविटेशन वहां पे अवेलेबल है, तो ये नीचे की ओर पुल करना शुरू करेगा। तो इस स्प्रिंग में और इस स्प्रिंग में स्ट्रेच होगा, मतलब एक्सटेंशन होगा, राइट। ठीक है, जैसे ही जब एक्सटेंशन होगा, तो इस बॉल पे स्प्रिंग एक ऊपर की ओर ऐसा फोर्स लगाएगा और इस पे भी ऊपर की ओर ऐसा फोर्स लगाएगा, जिसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा अलोंग बी टू सी, एंड इस वाले का सी टू बी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये वाला स्प्रिंग आपको कंप्रेशन में आ जाएगा। तो ओवरऑल जब वो इक्विलिब्रियम में होगा, जो यहाँ हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में दिखाया है डायग्राम को, इसमें क्या होगा कि इसमें एक्सटेंशन होगा ए बी स्प्रिंग में, ए सी स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, और बी सी स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। अब ये आइडेंटिकल स्प्रिंग है, लेंथ भी सेम था, तो एक्सटेंशन दोनों कंडीशन भी सेम है, क्योंकि मास तीनों का सेम है, बी सी एंड ए सब सेम है, तो कंडीशन सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि जितना एक्सटेंशन आपको ए बी स्प्रिंग में होगी, उतनी ही एक्सटेंशन आपको ए सी स्प्रिंग में भी होगा। उस एक्सटेंशन को हम लोगों ने एस से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एस से। तो पहले अगर स्प्रिंग का लेंथ L था, ऑल द स्प्रिंग्स वाज ऑफ द सेम लेंथ, जब उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया था, तो अब उसका लेंथ वो L प्लस एस हो गया, यहाँ भी L प्लस एस हो गया, और ये
इसमें कंप्रेशन हो रहा है तो इसलिए इसका L माइनस जेड हम लोगों ने मान लिया है। जेड से कंप्रेशन हुआ तो लेंथ अभी इसका BC का L माइनस जेड हो गई। अब देखिए AB साइड और AC साइड इक्वल है इस ट्रायंगल में व्हेन इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर ये एंगल को हम लोग थीटा माने तो ये एंगल भी थीटा होगी, है ना। दूसरी चीज ये वाली ये दोनों थीटा और थीटा है तो ये वाली एंगल 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगी, दैट इज पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है कि जब उसके वर्टिसेस से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा किसी साइड उसके बेस पे तो ये जो एंगल है उसको डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो मतलब जब AD जो मैंने ड्रॉप किया है तो ये वाला एंगल जो होगा पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा, दैट इज पाई बाई 2 माइनस थीटा। द सेम वे ये वाली एंगल भी पाई बाई 2 माइनस थीटा होगी। ओके, अब आइए इस पे हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए इसको y एक्सिस मान लिया वर्टिकल को और इसको x एक्सिस मान लिया है। ओके, तो अब हम लोग इस पे अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे के फोर्सेस को लगा कर देखते हैं क्या आता है। तो बॉल ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो बॉल ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस स्ट्रिंग जिससे हैंग कर रहा है वो उस पे T फोर्स लगा रहा है, राइट, बिकॉज दैट स्ट्रिंग इज इन टेंशन और सीलिंग से वो अटैच्ड है। AB स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू spring constant into stretch, that is S. सेम वे AC स्प्रिंग भी इस पे K into S फोर्स लगाएगी। ओके, ठीक है। अब बॉल A पे वेट है, that will be acting vertically downward, mg। तो अब अगर KS जो स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट हम लोग ले लें तो वर्टिकल डायरेक्शन में KS sin थीटा होगा, इसकी वजह से भी वर्टिकली डाउनवर्ड KS sin थीटा होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में KS cos थीटा होगा, KS cos थीटा होगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स A पे लग रही है वो एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो नो अफेक्ट इन द x डायरेक्शन, राइट। और सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन 0 है। तो आइए अब हम लोग इसका y डायरेक्शन के लिए नेट फोर्स को लिखते हैं। तो y डायरेक्शन के लिए जब नेट फोर्स लिखेंगे तो mg नीचे काम कर रहा है तो mg आ गया, KS sin थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है तो प्लस साइन के साथ आया। टेंशन अपवर्ड काम कर रहा है तो उसको माइनस T लिख दिए, क्योंकि हम लोग नीचे वाले को यहाँ इक्वेशन में प्लस लिख रहे हैं तो ऊपर वाले को माइनस लिखना पड़ेगा। कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो दिस विल बी इक्वल टू 0 होगा। तो इससे मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, mg प्लस 2k sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू 0। अब आइए हम लोग बॉल बी को पकड़ के देखते हैं क्या हो रहा है बॉल बी के साथ, है ना। बॉल बी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। बॉल बी के साथ आपको AB स्प्रिंग लगी हुई है, AB स्प्रिंग अटैच्ड है तो स्प्रिंग फोर्स विल बी KS, है ना, फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। ओके, उसका वेट mg, ठीक है। अब ये BC स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है और BC में कंप्रेशन है इसलिए KZ will be in this direction, right? Compression was by Z, so KZ is in the horizontal direction, that is x direction. So this is the force. तो इसमें भी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लिखते हैं, फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। इसका भी एक्सेलरेशन इस समय 0 है तो KS sin थीटा, इसका देखिए स्प्रिंग फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट KS sin थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगी। तो KS sin थीटा माइनस mg
इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ks sin थीटा आपको mg के इक्वल मिल गया। दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। अब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x डायरेक्शन में देखिए, x डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ks का कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन दैट इज ks cos थीटा, और एक निगेटिव ऑफ द x डायरेक्शन में लग रही है kz, सो kz, इसका कोई मूवमेंट x डायरेक्शन में भी नहीं है, नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन, तो ये 0 के इक्वल होगा। सो ks cos थीटा इज इक्वल टू माइनस kz इज इक्वल टू 0। ओके, सो दीज 3 इक्वेशंस वी हैव अपना बना के रख लिए, ठीक है। अब ये है कि C बॉल B और C पे सिमेट्रिकल फोर्स लग रही है, तो C को कंसीडर करना अभी at this stage we will not consider, right, because it will give the same equation, तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओके, अब आइए, हमने थ्रेड जब कट कर दिया, थ्रेड जैसे ही आपने कट किया तो देखिए ए बॉल पे क्या हो रहा है, और ए बॉल के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसमें क्या हो रहा है, ए वो जैसे ही थ्रेड किया उसी इंस्टेंट पे टेंशन फोर्स इमीडिएटली 0 हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग टेंशन फोर्स को 0 रखेंगे, ठीक है। और क्या होगा, जैसे ही टी 0 हो गया तो वो इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा था उसमें उससे एक अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया, मीन्स एक नेट फोर्स आ गई हमारे जो ए पे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से ए इमीडिएटली जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड एक्सेलरेट होगा, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग ए मान लेते हैं। तो वहां पे टी 0 रखिए और फोर्स को देखिए, तो अब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस 2k sin थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। टी को 0 रखिएगा, टी 0 हो गया, ओनली थिंग राइट साइड में 0 की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, बिकॉज एक नेट फोर्स आ गई ए बॉल पे। ए बॉल पे जब नेट फोर्स आ जाएगी तो एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए हमने उसे ma लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बॉल बी एंड बॉल सी को देखिए, बॉल बी पे अगर आप कंसिडर कीजिए तो बॉल जब थ्रेड कट कर रहे हैं, बॉल बी तो थ्रेड से कनेक्टेड है नहीं, बॉल बी सिर्फ ए बी स्प्रिंग और बी सी स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो जब थ्रेड को जब कट कर रहे हैं तो हमारा उस समय भी जस्ट आफ्टर कटिंग, उस समय भी उसमें जो ए बी में जो एक्सटेंशन था वो एस है, आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑल्सो इट विल बी एस, करेक्ट, क्योंकि अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुई है सिर्फ। ओके, वही फोर्स होगी। और जेड में भी आपका ये जो बीसी स्प्रिंग है उसमें भी आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जेड से उस समय वो कंप्रेस्ड था, ठीक है। सो थ्रेड का कट करने से हमारे इक्वेशन जो है जो बी पे काम कर रही है फोर्स इक्वेशन, उस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब नो अनबैलेंस्ड फोर्स बी और सी पे अराइज करेगा जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड। ओके, सो बी एंड सी विल रिमेन स्टेशनरी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट, तो एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। ओके, दैट्स व्हाट वी कैन से फ्रॉम दैट इक्वेशन। बट ए पे फर्क पड़ा, क्योंकि ए डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड था और जैसे ही कट किए टी 0 हो गया, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो अब हम इक्वेशन 2 एंड 4 से कंपेयर करेंगे। देखिए इक्वेशन 4 तो हमारा ma इज इक्वल टू mg प्लस 2k sin थीटा है ना। बट इक्वेशन 2 में हमने निकाला हुआ है कि ks sin थीटा इज इक्वल टू mg है, तो उसको रख दिया, तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन 3g मिल गया in the vertical direction for ball A. Now we will see what is happening in the x direction on A. x डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं काम कर रहा है ए पे, अब देख चुके हैं x डायरेक्शन में, because टेंशन फोर्स इज entirely in the vertical direction, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ए पे फोर्स लग रही है वो एक ए बी स्प्रिंग की वजह से लग रही है और एक एसी स्प्रिंग की वजह से लग रही है, और वो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड आल्सो विल बी कैंसलिंग आउट, सो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा।
तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि बॉल ए 3g से वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आएगा एंड नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, एंड बी एंड सी का एक्सेलरेशन 0 होगा जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड. So our answer will be option C. So hopefully you understood. आप लोग समझ गए होंगे ईच एंड एवरी पॉइंट को. अगर कहीं पे दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू.